So now beta we are going to start a chapter named Science and Society. अभी हम एक टेक्स्ट बुक में से चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है साइंस एंड सोसाइटी. आपकी इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 में ये टेक्स्ट दिया हुआ है और आपके रिड्यूस सिलेबस में भी ये टेक्स्ट शामिल है. Science and Society. This is an important chapter that discusses all the importance of science and it gives comparison with the society. ये हमारा एक अहम चैप्टर है जो हमें साइंस की इम्पोर्टेंस बताता है. न सिर्फ साइंस की इम्पोर्टेंस बल्कि हमारी सोसाइटी पर उसकी क्या इम्पैक्ट है एंड हाउ इट हेल्प्स अस इन बिल्डिंग अप अ गुड सोसाइटी एंड व्हाट इज अ गुड सिटीजन, व्हाट वी हैव टू डू. एक अच्छे शहरी होने के नाते हमें क्या कुछ करना होगा, वो तमाम बातें हमें इस चैप्टर से पता चलती हैं. साइंस एंड सोसाइटी. It says that three features have marked the astonishing progress of science since the 17th century. अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे नजर डालें तो 17th सेंचुरी के बाद से 3 फीचर्स ऐसे हैं जिसने साइंस की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा किया. 17th सेंचुरी से पहले तो मुसलमानों का दौर था. वो 16th सेंचुरी तक मुस्लिम साइंटिस्ट आए, बड़े बेहतरीन साइंटिस्ट, अल-बेरूनी, अल-ख्वारिज़मी, इसके अलावा इब्नुल हैथम, बू अली सीना. यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट देम. साइंस के स्टूडेंट्स ने इनके बारे में जो है वो काफ़ी पढ़ा भी होगा. बट आफ्टर 16th century, there were a European influence, Western influence. Vasco da Gama, Columbus, they were pioneers of Western imperialism. कि जो 16th सेंचुरी के बाद से जो है ना, वास्को डे गामा, कोलंबस, ये एक्सप्लोरर थे. इन्होंने मुख्तलिफ खित्ते दरियाफ्त किए एंड दे यूज्ड साइंटिफिक टेक्निक्स. इन्होंने जो सबसे अहम काम किया वो साइंटिफिक टेक्निक्स थी, जिसकी वजह से साइंस ने बहुत तरक्की की और जो है वो इंसान साइंस का आदी हो गया. और 3 चीजें साइंस में ऐसी थी जिससे आने वाले वक्तों में साइंस की तरक्की को और ज्यादा जो है वो अहमियत मिल गई. साइंस की इंपॉर्टेंस सबने समझना शुरू कर दी. So the first and probably the most important is the scientific attitude of mind, which insists on reasoning objectively from facts securely established by physical evidence. जो 3 अहम बातें इसमें बताई जा रही हैं जिसने साइंस को ग्रोथ अदा की, जिसने साइंस को बड़ी तरक्की दी, उसमें सबसे पहली चीज ये कि लोगों में साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड आ गया था. मतलब लोगों का सोचने का तरीका बदल गया था. दे यूज्ड टू थिंक इफ एन ऑब्जेक्ट और द थिंग वी आर बाइंग इज साइंटिफिक, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लोग ऐसा सोचने लग गए थे कि कोई भी चीज जो साइंटिफिक होगी ना वो बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि उस पर एविडेंस पर बात की गई होगी, उस पर मुशाहिदा किया होगा, उस पर रिसर्च की गई होगी, उस पर तहकीक की गई होगी. तो लोगों में एक कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो गया था कि अगर ये चीज साइंटिफिक है तो फिर ये चीज बिल्कुल ठीक है. तो साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड जो था ना, वो ये था कि लोग तहकीक को अहमियत देते थे कि कोई भी चीज अगर तहकीक करके साबित की गई है, एक्सपेरिमेंट करके साबित की गई है, तो वो ज्यादा बेहतर है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. जब इंसान के माइंड ने ये सोच लिया कि जो चीज तहकीक से साबित है वो बेहतर है, तो साइंस स्टार्टेड टू ग्रो. सो द फर्स्ट थिंग इज द साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड. The second is the development of a host of wonderful instruments for observation and measurement. दूसरी अहम चीज जिसने साइंस को बड़ी अहम तरक्की दिलाई, जिससे बहुत सारी थ्योरीज साबित हुई, जिससे साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को सच कर दिखाया, वो था मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल. कि साइंस ने अनवाउ इकसाम के इंस्ट्रूमेंट्स ईजाद कर लिए. अभी भी आप देख लें, थर्मल गन आ गई है जो आपका टेम्परेचर जो है वो तो सतह का भी टेम्परेचर, कोई जो है वो अगर आपकी सरफेस हो उसका भी टेम्परेचर बता देगी. एक वक्त था कि हमें जो है वो मेजरमेंट के लिए लोग फुट हाथों का इस्तेमाल करते थे, अपनी बालिश का इस्तेमाल करते थे, कदमों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आ जाती थी. लेकिन फिर उसके बाद साइंस ने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के नाम से जो है वो एक जो है वो बॉडी बना दी, जिससे जो है वो आज पूरी दुनिया में किलोग्राम्स, ग्राम्स, लेंथ की यूनिट और दूसरे यूनिट जो है वजूद में आ गए. तो मेजरमेंट के लिए अब साइंस में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं. छोटी सी छोटी चीज को भी मेजर किया जा सकता है और बड़ी से बड़ी चीज को भी मेजर किया जा सकता है. अब तो कंप्यूटराइज्ड जो सॉफ्टवेयर हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, उसमें इतनी जदीद टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही हैं कि आप सिर्फ एक पिक्चर जो है किसी अपार्टमेंट की देते हैं और वो आपको हर रूम की मेजरमेंट बता देता है कि इसकी लेंथ इतनी है, इसकी विड्थ इतनी है, इस कमरे के कितना कितना स्पेस इस कमरे ने ऑक्युपाई किया हुआ है. सारी चीजें वो कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं. तो जब होस्ट ऑफ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए चीजों को मेजर करने के लिए, तो साइंस ने ग्रो करना शुरू कर दिया. तीसरी चीज थी, द थर्ड इज द इंक्रीजिंगली इफेक्टिव यूज ऑफ मैथमेटिक्स. जो तीसरी अहम चीज थी वो ये कि मैथ्स का बड़ा अहम इस्तेमाल था. अब लोगों ने इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख लिया था, इक्वेशंस को प्रूव करना सीख लिया था.
यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि इसके जो मैथमेटिकल लॉ हैं वो पूरी दुनिया में एक जैसे रहते हैं, तो इस वजह से साइंस ने बड़ी अहम जो है वो पेशरफ की थी और साइंस जो है वो अब लोगों तक पहुंच रही थी. The work of the great pioneer Newton demonstrates admirably these three elements ऑफ मॉडर्न साइंस. अब एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि देखें न्यूटन कितना अजीम साइंटिस्ट गुजरा है, बड़ा जो है वो उसकी तारीफें की जाती हैं, और उसने इन 3 एलिमेंट्स को ही यूज किया था. His revolutionary theories concerning gravity and light could have sprung only from a mind capable of reasoning strictly from physical evidence and utterly independent of non-scientific traditional beliefs. जो उसने थ्योरी पेश की ग्रेविटी के बारे में और लाइट के बारे में, सिर्फ वही लोग समझ सकते थे जो साइंस पर साइंटिफिक थ्योरीज को समझने की कोशिश करते हो, मतलब जिनका माइंड ये हो कि किसी भी चीज को आप ऑब्जर्वेशन के जरिए से जो है वो समझने की कोशिश करें, एक्सपेरिमेंट के जरिए से समझने की कोशिश करें. तो जब उसने अपनी थ्योरी पेश की तो वो लोग जो नॉन साइंटिफिक ट्रेडिशनल बिलीफ रखते थे उन्होंने फौरन उस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया. सेकेंड, द इंस्ट्रूमेंट्स एग्जिस्टेड, नोटेबली द टेलीस्कोप एंड द प्रिज्म, which could collect the facts he required. और अपनी उस थ्योरी को साबित करने के लिए न्यूटन ने जिन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया, टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया और प्रिज्म का इस्तेमाल किया लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए कि ये देखें किस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसने प्रिज्म को जो है वो यूज किया. तो लोगों ने इन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके उसकी हक्कानियत जान ली. The third one is that a superb mathematician for his period. न्यूटन अपने वक्त का बेहतरीन रियाजीदान भी था, वो मैथमेटिशियंस भी था. He possessed the mathematical techniques necessary to calculate from the facts revealed by his observations and those of other scientists. अब उसने अपने मुशाहिदे को मैथमेटिकली प्रूफ किया, यानी अपनी इक्वेशंस को प्रूफ किया, अपने फॉर्मूलाज को ड्राइव किया और लोगों को बताया कि जो चीज़ मैंने जो है वो फाइंड आउट की है वो रियलिटी पर बेस करती है, वो हकीकत पर बेस करती है. फिर लोगों ने भी उस पर रिसर्च की, उसको फाइंड आउट किया, दे हैड द सेम रिजल्ट, सो दे एक्सेप्टेड हिज थ्योरी. लोगों ने फिर न्यूटन की थ्योरी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. गिवन एन एडिक्वेट प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन द सेम फील्ड. अब अगर मुनासिब जो है वो ट्रेनिंग दी जाए साइंटिस्ट को एक ही फील्ड की, ऑब्जर्विंग द सेम फिजिकल फिनोमेना आर लाइकली टू रीच द सेम कंक्लूजन अबाउट देम, नो मैटर व्हाट देयर रेस, रिलीजन और पॉलिटिकल क्रीड. इस पैराग्राफ में वी आर बीइंग टोल्ड द यूनिवर्सैलिटी ऑफ साइंस. साइंस की यूनिवर्सैलिटी बताई जा रही है कि अगर 2 साइंटिस्ट हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, और जब वो ऑब्जर्वेशन करेंगे तो रीडिंग्स उनकी सेम आएगी, उनके इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें सेम रीडिंग देंगे और मैथ्स के जो लॉ हैं वो उन्हें बाइंड रखेंगे, और उसके बाद जब वो कंक्लूजन पर पहुंचेंगे तो कंक्लूजन सेम होगा, चाहे उनका मजहब, उनकी ज़ात, उनकी सियासत, उनके अकायद एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों ना हो. अगर एक साइंटिस्ट रिसर्च करता है, पाकिस्तान में मुस्लिम साइंटिस्ट है और उसने रिसर्च जो है वो अपनी बाहर मुल्कों में सेंड की, उस पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सेम रिजल्ट आएगा अगर जो है वो उसकी थ्योरी सही है और उसकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक है. सो एवरीबडी विल एक्सेप्ट. So science does not have any link with religion, political creed or race. साइंस का ताल्लुक ज़ात से, नस्ल से, मजहब से, अकायद से नहीं होता. साइंस का ताल्लुक सिर्फ एक्सपेरिमेंट से और सच को साबित करने से होता है. So their instruments will give them the same readings. अब जो साइंटिस्ट हैं इनके इंस्ट्रूमेंट्स उनको सेम रीडिंग देंगे. मिसाल के तौर पर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर जब बुखार होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने बताया कि भाई आपको 104 डिग्री जो है ना वो फीवर है 104. आपने कहा नहीं भाई ये डॉक्टर सही नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं. दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने भी सेम बताया क्योंकि उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेजरमेंट के वो सेम रीडिंग्स देंगे. अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई कॉम्प्लेक्स बीमारी हो जाती है, हम एक डॉक्टर को दिखाते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, तीसरे को दिखाते हैं. रिजल्ट सब यही बता रहे होते हैं कि भाई इस बीमारी का तो ऑपरेशन ही होगा क्योंकि वो रिपोर्ट्स जो बता रही हैं. सो the doctors come to the same conclusion. Doctors same conclusion पर पहुंचते हैं क्योंकि उनकी रिसर्च, उनकी तहकीक, उनकी ऑब्जर्वेशंस और उनकी मेजरमेंट उनको यही बता रही होती है. तो ये साइंस की यूनिवर्सैलिटी है. So the universality of science and mathematics accounts very largely for the stupendous progress of science in modern times. अब यही वजह है कि मॉडर्न दौर में भी, हमारे मॉडर्न टाइम्स में भी साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है.
کیونکہ اس کی یونیورسلٹی بڑھ گئی ہے. اب رپورٹس ہر چیز کی جو ہے وہ آ جاتی ہیں, ہمیں جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹرس کو آسانی ہو جاتی ہے کسی بھی بیماری کو ڈائگنوز کرنے میں, اور وہ ڈاکٹرس جو ہے وہ 8-10 بھی ہوں تو وہ سیم کنکلوژن پر پہنچتے ہیں, اس سے ایگزیکٹ اسی بیماری تک پہنچتے ہیں کہ بھائی جناب یہ پرابلم ہے ان کو. So very effective teamwork is possible for members of a team of research workers can divide a large task among themselves, each confident in the soundness of his colleagues' findings. اور اب کام بھی آسان ہو گئے لوگوں کا, بہت بڑے بڑے ریسرچ ورک کیے جا سکتے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہوگا کہ سامنے والا شخص جو ریسرچ کر رہا ہے نا, میں اس کو چیک کر کے دیکھ لوں گا, اس کی کیلکولیشن میں کوئی غلطی ہوئی تو پھر وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی, اور اگر اس کی کیلکولیشن صحیح ہوئی تو اگر میں وہ ایکسپیریمنٹ کروں گا تو میرا بھی وہی ریزلٹ آئے گا. سو ایوری بڈی بلیوز دیٹ واٹ ایور دا ریسرچ از بینگ ڈن دیٹ از ایگزیکٹ. پھر لوگوں کو اب یقین ہو چلا ہے کہ جو بھی تحقیق کی جا رہی ہے وہ بالکل درست ہے, وہ سچائی پر مبنی ہے. Are you all getting my voice? آواز تو آ رہی ہے نا بیٹا آپ کو؟ So there is a striking and unhappy contrast between man's brilliant success at solving scientific problems and his miserable failure to solve many of his political and social problems. اب انسان کا جو ہے نا وہ ایک چونکا دینے والا ایک ناخوشگوار تضاد ہے کہ انسان اتنا کامیاب ہو گیا, سائنس کے پرابلمس انسان نے اتنی آسانی سے ڈھونڈ نکالے ہیں, چیزیں بہت اچھی طرح اسموتھ ہو گئی ہیں. پہلے موبائل فون چلا کرتا تھا کسی زمانے میں 1980s میں جب آیا تھا, 1980 میں جب یہ سٹارٹ ہوا تھا موبائل فونز, تو یہ ایسا ہوتا تھا بہت بڑا سا ایک اینٹینا اس میں نکلا ہوا ہوتا تھا, جیب میں رکھ ہی نہیں سکتے تھے, ہاتھ میں لیے گھومتے تھے, ایسا لگتا تھا کہ بم ڈسپوزیبل اسکواڈ جا رہا ہے, ابھی ڈھونڈ کے بتا دیں گے بم کہاں پر رکھا ہے, ایسا موبائل ہوا کرتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چینج ہوتا چلا گیا, اس میں بہت سارے فیچرز آتے چلے گئے, اس میں بہت ساری تبدیلیاں آتی چلی گئیں. تو انسان نے کتنی بریلینٹ سکسیس کی سائنٹیفک پرابلمس کو سالو کرنے میں, اب اس کو مور پورٹیبل کر دیا گیا ہے. دنیا آپ کی مٹھی میں موجود ہے, آپ اس پہ جو ہے وہ صرف موبائل نہیں رہا, سارا انٹرنیٹ, ساری دنیا کا نظام اس پہ آ گیا ہے, مختلف اپلیکیشنز اس پہ انٹروڈیوس کرا دی گئی ہیں. سو دیٹس مینس بریلینٹ سکسیس. انسان نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے, بہت آگے چلا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ his miserable failure کہ انسان بری طرح سے ناکام ہو گیا ہے to solve many of his political and social problems. بہت سارے معاشی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ہمارے سیاسی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, تو سائنس اس پر کیوں کام نہیں کر رہی؟ اب ہمارا معاشرہ دیکھ لیں, سائنس کے آ جانے سے تو ہمارے معاشرے میں بڑی ترقی آنی چاہیے تھی, بٹ انفارچونیٹلی وی آر گوئنگ آن دا بیکورڈ سائڈ. ہم تو اس کے جو ہے وہ ڈارک سائڈ کی طرف جا رہے ہیں. سائنس نے فاصلے ختم کر دیے ہیں, فاصلے جو ہے وہ کم رہ گئے ہیں. اب یہاں سے بیٹھ کر ہم امریکہ میں کسی بھی شخص سے بات کر سکتے ہیں, اسے سامنے دیکھ سکتے ہیں, لیکن گھروں کے درمیان فاصلے تو بڑھا دیے. اب ہم گھنٹوں دوستوں سے تو بات کر سکتے ہیں, لیکن گھر والوں کو دینے کے لیے ہمارے پاس چند منٹ بھی نہیں ہے. سو دیٹ از واٹ سائنس ہیز ڈن. اٹ ہیز کریٹڈ مینی سوشل پرابلمس اینڈ پولیٹیکل پرابلمس. ہمارے جو سیاسی مسائل ہیں اور معاشرتی مسائل ہیں وہ سائنس سے سولو ہو سکتے ہیں یا نہیں. That is the main question that will be discussed in this chapter. اس چیپٹر کا اصل پرپز یہی چیز بتانا ہے کہ سائنس سوسائٹی میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. It is natural, indeed wise, to ask whether science cannot be applied more effectively to the cure of the social and political ills of the world. سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ کیا سائنس کو بہتر طریقے سے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہمارے سیاسی مسائل کو ختم کرنے کے لیے, ہمارے معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ کیا سائنس کا استعمال نہیں لیا جا سکتا؟ کیا سائنس کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی؟ There is of course much that science can do and is سر good. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. Hello, wait a minute بیٹا. سر آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. Hello, can you hear my voice now? Hello. یس سر. Hello بیٹا, can you hear my voice clearly now? یس سر. بس کچھ اکثر کو آ رہی ہے بیٹا, 2-4 کو نہیں آ رہی. دیر مسٹ بی سم ٹیکنیکل پرابلمس, کچھ جو ہے وہ پرابلم ہو گیا ہوگا. اینی وے,
So this lesson is being recorded. ये जो lesson है इसकी recording भी की जा रही है. Later on you can listen it again. आप बाद में इसको दोबारा से सुन सकते हैं. So that would not be big problem. Okay, so we were talking that whether science can be applied more effectively to the cure of the social and political ills of the world. क्या साइंस को हम माशरती और सियासी मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, साइंस बहुत कुछ कर रहा है और साइंस ने बहुत कुछ कर दिखाया है. साइंस ने बहुत सारी चीजें जो है वो इजाद कर ली हैं, हमारी सोसाइटी को यकसर बदल के रख दिया है. दैट इज द साइंस कैन डू मच. साइंस बहुत कुछ कर सकता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए साइंस एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है आजकल के दौर में. मैनेजमेंट में खास तौर पर आप देख लीजिए, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर जो मैनेजमेंट की जाती है आपके अपने इदारे में, आईसीएस में जो आपको एक सिस्टम जो है वो बना दिया गया है असेसमेंट का, और वीकली असेसमेंट उसमें रखे जाते हैं, जो टाइम टेबल बनाया जाता है, जो आपके मार्क्स एंट्री की जाती है, उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर जो है वो शेड्यूल्ड होती हैं, क्लासेस शेड्यूल होती हैं. दैट्स ऑल कंप्यूटराइज्ड. दैट इज द वर्क ऑफ साइंस. आजकल ये तमाम चीज़ें साइंस कर रही है. सॉफ्टवेयर पर हम काम करते हैं और सॉफ्टवेयर से मुख्तलिफ चीजें हम बना लेते हैं. सो साइंस इज डूइंग मच. साइंस बहुत कुछ कर रही है. So science can do and is doing. Science adds enormously to the comfort and interest of modern living. साइंस ने बहुत कुछ दिया है हमारी जिंदगी को आसान करने के लिए. आज हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई है. पहले एक वक्त था कि लोग मीलों सफर किया करते थे पैदल. हमें एक खबर किसी दूसरे मुल्क पहुंचानी हो तो उसमें हफ्तों लग जाते थे. चाचा जान शदीद बीमार हैं, ये अमेरिका में खबर पहुंचाई तो जब तक वो यहाँ पर आते थे शामियाना लग चुका होता था. ऐसा होता था. टाइम जो है ना वो बहुत लगता था चीजों में. अब साइंस ने हमारी जिंदगी को आसान कर दिया. इट इज डूइंग मच टू डिमिनिश द सोशल इविल्स ऑफ पॉवर्टी एंड डिजीज. बल्कि साइंस तो बीमारियों को खत्म करने के लिए, हमारे माशरे की बीमारी है ना, माशरे की एक प्रॉब्लम है, बीमारी सोसाइटी में होती है. सो इसको खत्म करने के लिए साइंस ने बड़ा काम किया. बहुत सारे इलाकों से तो मलेरिया कंप्लीटली वाइप आउट हो गया, और इसके अलावा पोलियो भी दुनिया के कई ममालिक में नहीं है. तो ये बीमारियों को खत्म करने के लिए साइंस ने वैक्सीनेशन जो है वो प्रोड्यूस की है. इसके अलावा पॉवर्टी को, गुर्बत के खात्मे के लिए साइंस ने बड़ा किरदार अदा किया. गुर्बत कैसे खत्म होगी साइंस से? जब से साइंस की आमद हुई है बहुत सारे प्रोफेशंस जो है वजूद में आए. पहले कोई फोटोकॉपी की दुकान शॉप नहीं हुआ करती थी क्योंकि फोटोकॉपी मशीन ही नहीं थी. जब फोटोकॉपी मशीन आई तो फिर उसके ऑपरेटर की जरूरत पड़ी. लिफ्ट ऑपरेटर की जॉब पहले जमाने में नहीं होती थी क्योंकि लिफ्ट्स वर्किंग में होती नहीं थी. अब जब से लिफ्ट आई तो एक बंदा चाहिए था कि उसको ऑपरेट करने के लिए कोई बंदा चाहिए, तो गुर्बत खत्म हुई, लोगों ने जो है वो काम करना सीख लिया. अब बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं, पहले HR नहीं होता था डिपार्टमेंट्स में, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं होता था, सॉफ्टवेयर डिजाइनर नहीं होता था. ये सारे प्रोफेशंस जो है वो साइंस की आमद के साथ हुए. मोबाइल एप्स डेवलपर ये पहले कहाँ थे? अगर ये नहीं होते तो ये जॉब्स होती नहीं, फिर दुनिया में लोग क्या करते? सो पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, गुर्बत को खत्म करने के लिए साइंस ने बड़े इकदाम लिए. बियॉन्ड डाउट many social, political and economic problems would be more wisely handled if they were treated with unprejudiced objectivity. बेशक हमारे बहुत सारे माशी, सियासी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी हमारी इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स, माशियात के प्रॉब्लम्स, इसको बेहतर तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम बगैर किसी तासुब के काम करें. अनप्रिजुडाइज्ड का मतलब ये तासुब नहीं होना चाहिए. अगर हम जो है वो एक सच्चाई की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, इफ वी आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी एंड ट्रुथ, देन साइंस कैन हेल्प यू. फिर साइंस आपकी हेल्प कर देगी, साइंस आपकी मदद करेगी. अगर आप अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जेक्टिविटी से काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलपर्स हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर बनाते हैं. जब हमने एक इदारा बनाया और उस इदारे में हमने तमाम लोगों को बताया कि भाई आप जॉब्स पर जब आएंगे आपकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से. अब क्या हुआ, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में 8 बजे टाइमिंग थी, लेकिन लोग जो है वो 10 बजे जाते और वहां जाके साइन कर देते, आगे लिख देते 8 बजे आए.
تو اب اس سے جو ہے وہ بہت ساری خرابیاں شروع ہو گئیں. پھر ہم نے سائنس کی مدد لی, پھر ہم نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنا لیا جس میں جو ہے نا وہ سائن ان ہوگا, آتے ہی آپ جو ہے وہ تھم پرنٹ دیں گے. جب آپ تھم پرنٹ دیں گے تو پھر وہ گیس کر لے گا کہ آپ اس ٹائم آئے ہیں اور وہ اس ٹائم کو نوٹ کر لے گا, تو آپ کی اٹینڈنس مارک ہو جائے گی. تو اب اس سے جو ہے وہ ہر وہ شخص جو بھی اس ادارے کا ممبر ہے, چاہے وہ چھوٹی پوسٹ پر ہو بڑی پوسٹ پر ہو, سب کو پابند ہونا پڑے گا ٹائم پہ آنے کا. بس جس کے تھم پرنٹ ٹائم پہ نہیں لگیں گے, جس کے فیس ایکسپریشنز کو وہ مشین نوٹ نہیں کر پائے گی, وہ اس کو لیٹ مارک کیا جائے گا. سو دیٹ از انپریجوڈائزڈ آبجیکٹیوٹی, کہ وہ سب کے لیے رولس ہوگا نا. اب ایسا تو نہیں ہونا چاہیے جو باس ہیں وہ 11 بجے آ رہے ہیں لیکن جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ریڈ مارک نہیں ہو رہی ہے یا ان کی اٹینڈنس مارک نہیں ہو رہی. سو دیٹ از واٹ, کہ آپ بہت سارے مسائل کو سالو کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو جو ہے وہ ریئلسٹک ہونا پڑے گا. سائنس جو ہے وہ انپریجوڈائزڈ آبجیکٹیوٹی پر کام کرتی ہے, and strict regard for truth which characterize the work of the physical scientist. یہ پھر سچائی کو جاننے کے لیے کام کرتی ہے سائنس. سائنس کا مقصد سچائی کو جان لینا ہوتا ہے. So, however, it must be recognized that science has its limitations. لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سائنس کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. Its methods apply only to those things which can be. سر آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. پھر آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے, میں تو اتنی زور زور سے بول رہا ہوں. اب wait a minute. Okay, that's یس all سر right. آپ کی آواز کلیئر آ رہی. بیٹا نیٹورک کا ایشو, اٹ مائٹ بی سم نیٹورک ایشوز, سم سگنلس ایشوز. ہو سکتا ہے کہ نیٹورک کا ایشو ہو یا سگنل کا ایشو ہو. یو کین ری جوائن, آپ ایسا کر لیں کہ آپ ری جوائن کر لیں, آپ ڈسکنیکٹ ہوں اور پھر دوبارہ سے کنیکٹ کر لیں. مے بی the problem will be resolved, شاید آپ کا پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے. اور آئی ایم ٹیلنگ یو اگین دیٹ دس لیسن از بینگ ریکارڈیڈ, سو یو کین لسن آفٹر ورڈس. بعد میں بھی آپ اس کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی. سو اینی وے, so however it must be recognized that science has its limitations. اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سائنس کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. سائنس لمیٹڈ میتھڈز پر کام کرتی ہے. سائنس ان چیزوں پر اپلائی ہوتی ہے جو میجر کی جا سکتے ہیں, جس کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. وہ چیزیں جس کو آبزرو کر سکتے ہیں اس پہ سائنس کام کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ باقی چیزوں میں سائنس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. Its methods apply only to those things which can be observed, measured and treated mathematically. صرف وہ چیزیں جن کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے, جن کو ناپا جا سکتا ہے, جن کی پیمائش کی جا سکتی ہے, یا جن کو میتھمیٹیکلی پروف کیا جا سکتا ہے, ان پر سائنس اپلائی ہوتی ہے. It has nothing to do with values. جو قدریں ہیں نا ہماری, values here means etiquettes, جو ہمارے آداب ہیں, اس پر سائنس کا اطلاق نہیں ہوتا, اس پر سائنس امپلیمنٹ نہیں ہوتی. save those of truth and accuracy, سوائے وہ سچائی اور جہاں پر بالکل ایکوریسی کی بات کی جا رہی ہو وہاں پر تو سائنس پھر بھی کچھ ہیلپ کر سکتی ہے. but it has nothing to do with happiness, goodness, beauty, courage, adventure, justice, altruism, friendship, love of family, love of country. کہتے ہیں کہ جناب سائنس کا تعلق جو ہے نا خوشیوں سے نہیں ہے, اچھائی سے نہیں ہے, خوبصورتی سے نہیں ہے, بہادری سے نہیں ہے, مہمات سے نہیں ہے, انصاف سے نہیں ہے, اخوت سے نہیں ہے, دوستی سے نہیں ہے, خاندان کی محبت سے نہیں ہے, حب الوطنی سے نہیں ہے. سائنس ان چیزوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتی. سائنس یہ نہیں بتاتی کون کتنا زیادہ خوبصورت ہے. سافٹ ویئر آج ہم بتاتے ہیں کہ موسٹ بیوٹیفل یہ ہے, بس ہم تصویر ڈالیں اور بتا دیں کہ جی یہ خوبصورت ہے کہ خوفصورت ہے. It doesn't tell, but it can recognize. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ جو ہے وہ فیچرز لے کر یہ بتا دیں ہمیں کہ بھائی بڑھاپے میں ہم کیسے ہو جائیں گے. سو دیٹ از واٹ, میجر کر کے تو بتا سکتا ہے کہ ابھی ایسا ہے کہ 2 سال بعد اس میں کیا ڈفرینس آ سکتا ہے, 4 سال بعد کتنا ڈفرینس آ سکتا ہے. دیٹس میجرمنٹ آ گئی, پھر اس میں آبزرویشن آ گئی, تو اس کو تو سائنس بتا سکتی ہے. بٹ سائنس کین ناٹ ہیلپ اباؤٹ ہیپینس. خوشیوں کا تعلق سائنس سے نہیں, اچھائی کا, خوبصورتی کا, بہادری کا, مہمات کا, انصاف کا, اخوت بھائی چارے کا. These are something different that they belong to your society. Actually ان تمام چیزوں کا تعلق آپ کی سوسائٹی سے. It connects with your religion, it connects with your beliefs and fundamental ways of living in a country. آپ کے ملک میں جو ٹریڈیشنز ہیں, جو آپ کے رسم و رواج ہیں, ان سے اس کا تعلق ہے. یعنی یوں سمجھ لیں سائنس آپ کو جو ہے وہ اس دنیا کے بارے میں تو بتاتی ہے, اور تحقیق کے بارے میں بتاتی ہے,
but how to lead a life according to your beliefs, how to lead a life according to rules and regulations in your country, that science does not concern it. साइंस का ताल्लुक फिर उससे नहीं होता, आपके अकाइद से, आपकी जो है वो सोशल जो इंटरेक्शन है दूसरे लोगों से या सोशल बिहेवियर है दूसरे लोगों से, उसमें जो है वो साइंस का ताल्लुक नहीं. So yet all these values enter into a man's conception of what is good personal life within a good society. लेकिन अब इंसान के दिमाग में ये चीजें हैं कि अगर हमें मोहब्बत, भाईचारा, उखुवत, हमदर्दी, बहादुरी ये चीजें हटा दी जाएं तो फिर हम एक अच्छी माशरती जिंदगी बसर नहीं कर सकते. हमने साइंस पढ़ ली, हमने मास्टर कर लिया, लेकिन बात अबे तबे से कर रहे हैं, कहाँ जा रही है, क्या खा रही है, लेकिन ऐसे बोलने से साइंस का कोई ताल्लुक नहीं. हमारे उठने बैठने से साइंस का कोई ताल्लुक नहीं, हमारे लाइफ स्टाइल से साइंस का कोई ताल्लुक नहीं. लेकिन माशरे में ये चीजें भी नोट की जाती हैं. आपका गुफ्तगू का तरीका, बात करने का सलीका, उठने बैठने का तरीका, ये तमाम चीजें नोट की जा सकती हैं. बड़ों का अदब करते हैं नहीं करते हैं, बेअदब तो नहीं है, तो हमारे माशरे में इस चीज को बड़ी अहमियत दी जाती है, हमारी सोसाइटी में इस चीज को बड़ी अहमियत दी जाती है. तो ये वैल्यूज इंसान के कॉन्सेप्शन में है कि अगर हमें एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो सिर्फ साइंस पढ़ लेने से, साइंटिस्ट बन जाने से हम अच्छी जिंदगी नहीं गुजारेंगे. हमें माशरे के साथ भी रहना है, हमें आदाब भी पता होने चाहिए, हमें गुफ्तगू का तरीका आना चाहिए, उठने बैठने का सलीका आना चाहिए, खाने के आदाब पता हो. जब हम किसी से बातचीत करें, हमें हमदर्दी हो, मोहब्बत हो, उखुवत हो, भाईचारा हो, ये तमाम चीजें अच्छे माशरे की बुनियाद हैं. It is possible for honest and intelligent men to differ profoundly on the nature of these values and their respective degrees of importance. Hence, the contrast between the modern world's command of material things and its tragic failure to organize a harmonious world society. कहते हैं अब एक ईमानदार आदमी इसमें डिफरेंशिएट कर सकता है, वो ये जान सकता है कि किस तरह से जो है वो अपने माशरे को बैलेंस लेके चलेगा. अब दुनिया में जो तजाद आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि कुछ लोगों ने सिर्फ साइंस को अहमियत दे दी है और कुछ लोगों ने सिर्फ सोसाइटी को अहमियत दे दी है. अब वेस्टर्न कंट्रीज हैं साइंस में बहुत आगे हमसे, साइंटिफिक टेक्निक्स जो है वो साइंस में हम उनके वेज ऑफ लाइफ और उनकी कंफर्ट से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम बहुत पीछे हैं. लेकिन अगर माशरे को देखा जाए, सोसाइटी को देखा जाए, वैल्यूज को देखा जाए कि अदब, इखलाक, तमीज़, एहसास, ये आपको एशियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा मिलेगा. टीचर्स की बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं एशियन कंट्रीज में, वालिदैन का अदब और एहतराम हमें मिलेगा, वालिदैन को से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, बड़े भाई का अदब करेंगे, बहन का एहतराम करेंगे. सो दैट इज़ व्हाट अ गुड सोसाइटी टीचेस. अच्छा माशरा हमें ये बताता है. सो तजाद उस वक्त आता है जब हम साइंस को मिक्सअप कर देते हैं सोसाइटी के साथ. साइंस इज़ वन थिंग एंड सोसाइटी इज़ अनदर. साइंस हमें जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड में जीना सिखाती है और सोसाइटी हमें माशरे के आदाब और इखलाकियात सिखाती है. सो यंग पीपल मस्ट बी एजुकेटेड इन मॉडर्न साइंस. तो नौजवानों को चाहिए कि वो तालीम की अहमियत को समझें और मॉडर्न साइंस से वाकफियत रखें, क्योंकि अगर वो मॉडर्न साइंस से वाकफियत नहीं रखेंगे, its method and its mental attitudes, without this education they will find the modern world utterly incomprehensible. अगर आजकल के नौजवान साइंस की तालीम हासिल नहीं करेंगे तो ये दुनिया उनके लिए समझ से बाहर हो जाएगी, वो दुनिया के साथ नहीं चल सकेंगे, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा. But they cannot be good citizens of the world or of their own national state unless they are intellectually and imaginatively aware of the values which underlie human beliefs, motives and conducts. लेकिन उसके साथ साथ हमें एक अच्छा शहरी भी बनना है, और अच्छा शहरी उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक हम अपनी कौम की वैल्यूज़ को ना समझें कि हमारी कौम के इक़दार क्या हैं, उनकी कदरें क्या हैं और उनके एथिक्स क्या हैं, अखलाकियात क्या हैं. सो इन दिस ट्रबल पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, आज जो परेशान कुन वक्त गुजर रहा है इंसान की तारीख का, religion and the humanities are as vital as science to the education of good members of a good society. अब आजकल के दौर में साइंस भी ज़रूरी है हमारे लिए, और साइंस के अलावा जो है हमें रिलीजन और ह्यूमैनिटीज़ की तालीम भी हासिल करनी चाहिए. लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमने दो जो है वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए हैं जहाँ पर साइंस की तालीम दी जा रही है, फ़कत साइंस की तालीम दी जा रही है, जहाँ इखलाकियात सिखाए जा रहे हैं, मज़हब सिखाया जा रहा है, वहाँ सिर्फ मज़हब सिखाया जा रहा है. लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ये दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं. कारों में घूमो, जहाज़ों में झूलो, ऊंचा उड़ो इतना कि आसमां को छू लो,
مگر خدا کے واسطے خدا کو مت بھولو. تو یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ ماڈرن ورلڈ کے ساتھ بھی رہنا ہے, ہمیں سائنس سے واقفیت بھی رکھنی ہے, سائنس سے بھی جڑے رہنا ہے. اس کے علاوہ ہمیں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا, ہمیں اپنے کلچر کو نہیں چھوڑنا, ہمیں اپنی ثقافت کو نہیں چھوڑنا. آپ دیکھیے جو قومیں ترقی یافتہ ہیں انہوں نے اپنے کلچر کو ساتھ رکھا ہوا ہے, وہ اپنے کلچر کو کبھی نہیں چھوڑتے, وہ اپنی ٹریڈیشنز کو, اپنے بلیفس کو, ان کو پیچھے نہیں چھوڑتے. تو ہمیں بھی اپنے سٹیزنز ہونے کے ناطے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کا خیال رکھنا ہوگا. وی ہیو ٹو لرن ایتھکس, ہمیں ایتھکس جو ہے وہ سیکھنے ہوں گے. اس کے علاوہ وی مسٹ ویل ورس ان سائنس, ہمیں سائنس میں بھی جو ہے وہ مہارت حاصل کرنی ہوگی. تو ابھی ہم اس کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں. دا چیپٹر اینڈز ہیئر, سائنس اینڈ سوسائٹی. یہ چیپٹر ہمارا یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم جو ہے وہ انشاءاللہ ان نیکسٹ کلاس ول کنٹینیو ود دیٹ. سو ٹل دیٹ ٹائم, گاڈ بلیس یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.